हाय फ्रेंड्स, आई एम साइंस एजुकेटर फ्रॉम सुमेर एकेडमी। दोस्तों, साइंस की सीरीज़ अपलोड की जा रही है और साइंस की सीरीज़ में साथियों हम लोगों ने सेल चैप्टर बिल्कुल 10 से 12 लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया। उसका एक्सरसाइज भी हम लोगों ने 150 क्वेश्चन, मोर देन 150 क्वेश्चन हम लोगों ने साथियों प्रैक्टिस भी किया है, नियर अबाउट 155 के आसपास। तो साथियों आओ, हम लोगों ने सेल चैप्टर बाकायदा एकदम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करके उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। और अब हम जो भी साथी अगर सेल का चैप्टर अगर उन्होंने लेक्चर लिया और प्रैक्टिस किया है तो सेल से अब कहीं से भी क्वेश्चन साथियों किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, कहीं से भी आने वाला है तो वो सेल से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार आप पूरे सीरीज़ को जितना भी मैंने सेल का लेक्चर अपलोड किया है आप सभी लेक्चर को देख लीजिए, उसके प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो आइए इसी साइंस की सीरीज़ को, बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें कि हम लोग आज एल्गी पढ़ेंगे अब इसको। ठीक है साथियों, हो सकता है एक या दो लेक्चर लग जाए इसमें एल्गी के लिए, चूँकि हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चंस बने तो वहाँ से अगर क्वेश्चन टच करे तो वहाँ से फिर वो बाहर ना जाए, उससे कोई अलग ना निकले। तो आइए साथियों फिर हम लोग एल्गी शुरू करते हैं। तो साथियों एल्गी, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। ठीक है, अब एल्गी क्या होती है साथियों कि एल्गी इज अ क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स। क्या है क्लोरोफिलस, मतलब कि इसमें पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, और नॉन वैस्कुलर मतलब क्या, संवहन ऊतक रहित, मतलब कि इसमें क्या वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाई जाती। वैस्कुलर सिस्टम मतलब जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, मैंने बताया था साथियों सेल वाले चैप्टर में भी, और जब मैं एनसीईआरटी का लेक्चर अपलोड किया हूँ प्रैक्टिस सेट के नज़र से क्लास 10 का, तो उसमें भी मैंने वैस्कुलर सिस्टम की बात हुई है, जाइलम और फ्लोएम की बात हुई है, थोड़ी चर्चा हुई है वहाँ पे कि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं प्लांट्स में। जो जाइलम क्या करता है, वाटर जो अर्थ से वाटर को एब्जॉर्व करके क्या करता है प्लांट के अदर पार्ट तक यानी लीव तक, स्टेम तक जो वाटर का कंडक्शन करता है, पहुंचाता है, वो कौन करता है, जाइलम। और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन करके फ्रॉम लैंड टू ट्रांसमिट द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, स्टेम तक, लीव तक पहुंचाता है, तो उसको हम वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, संवहनी ऊतक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एल्गी में क्या होता है, ये क्लोरोफिलस तो होता है लेकिन नॉन वैस्कुलर है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाई जाती, ऐसा कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं पाया जाता जिससे कि उसके मतलब लैंड से या अर्थ से वो वाटर को और फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्व करके उसके प्लांट्स के या स्टेम तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाई जाती है, थैलोफाइट्स है। ठीक है, अब थैलोफाइट्स क्या मतलब कि इनके शरीर में वास्तविक जड़ें, तना, पत्ती आदि बिल्कुल डिफरेंशिएटेड नहीं होता, अलग अलग। ऐसे आप अगर देखेंगे इसको तो ये आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे कि इसमें ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। ठीक है साथियों, तो आइए फिर आगे क्या है, शैवालों में लिंगी जनन के बाद भ्रूण नहीं बनता है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि शैवाल जो होते हैं, जो एल्गी होती हैं, इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद इसमें भ्रूण नहीं बनता है। ठीक है साथियों, आगे क्या है, अब देखिए इसमें भ्रूण नहीं बनता। अब इस शैवालों का हम अध्ययन किस में करते हैं, किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मैंने जब लेक्चर लिया है, शायद सेकंड लेक्चर है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी या फर्स्ट लेक्चर है, तो उसमें मैंने बताया था कि शैवालों का अध्ययन किस में हम करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के। तो हर किसी को पता है, अगर ना पता हो तो लेक्चर आप देखें, तो इसका हम अध्ययन करते हैं किस में, फाइकोलॉजी में। ठीक है, फाइकोज मीन्स क्या होता है, फाइकोज फाइकोज मीन्स होता है साथियों सी एंड या सीविड्स, एंड लोगोस मीन्स क्या होता है, डिस्कोर्स। फाइको मीन्स क्या होता है, सीविड्स यानी समुद्र की घासें, और लोगोस मीन्स जानते हैं कि क्या होती है, स्टडी। ठीक है, या अध्ययन करना, यानी जो समुद्र की घास है उसकी अध्ययन करते हैं, यानी हम सवाल को एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो समुद्र की ये घास है। ठीक है, तो या इसको हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कभी कभी हम उसको बोलते हैं कि एल्गोलॉजी में इसका स्टडी किया जाता है। आगे अब इसका हैबिटेट देखते हैं कि इसका वासस्थान क्या है। हैबिटेट मतलब वासस्थान, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है साथियों, तो क्या है, शैवाल ताजे जल, गर्म जल के झरने, समुद्र, भीगी मिट्टी, पेड़ों के तनों या चट्टानों पर पाए जाते हैं। देखिए इतनी जगहों पे ये शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कुछ शैवाल जल के तल पर उपस्थित कीचड़ में रहते हैं। जल का तल मतलब कि जो वाटर बॉडीज है, यानी पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, तो उसकी जो तलहटी है, तलहटी, उसकी तलहटी में जो कीचड़ होते हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जैसे क्या, कारा, कारा जो होता है तालाब में। ठीक है, और क्या है, रिवुलेरिया, ये सब क्या होते हैं, ये वाटर बॉडीज जो भी होती हैं वो उसके तलहटी के जो कीचड़ में होता है, तलहटी में जो कीचड़ होता है उसमें पाई जाती हैं। कुछ शैवाल पानी पर तैरते हैं,
फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, जो है एकदम सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं। जैसे डायटम्स, वॉलवॉक्स, ये सब क्या है, ये सब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है साथियों। कुछ शैवाल दूसरे पौधे या शैवाल पर उगते हैं, जिसको कि हम अधिपादप या इपीफाइट्स कहते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो दूसरे दूसरे शैवाल के ऊपर शैवाल उग जाते हैं या प्लांट्स के ऊपर उगते हैं, तो उसको हम अधिपादप कहते हैं। जैसे क्या है, उडोगोनियम, ठीक है, प्रोटोडर्मा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अधिपादप हैं। ठीक है, उडोगोनियम, प्रोटोडर्मा। क्लैडोफोरा एक शैवाल है साथियों जो घोंगे के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, क्लैडोफोरा घोंगे के ऊपर पाया जाता है। आगे देखें साथियों क्या है। अब एक कुछ ऐसा सवाल भी है जो कछुआ की पीठ पर भी पाया जाता है। ठीक है, कछुआ की पीठ पर भी मैंने बता ही दिया। आगे आगे देखते हैं फिर क्या है इसमें। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, जू क्लोरेला निम्न वर्गीय जंतु। जू क्लोरेला जो है ये क्या है, निम्न वर्गीय जंतु। हाइड्रा, एक हाइड्रा, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में वर्गीकरण, तो उसमें हम लोग हाइड्रा पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रा एक बहुत निम्न स्तर का प्रिमिटिव जंतु होता है। ठीक है, एनिमल विंग्स हैं, और उसके अंदर ये पाया जाता है जू क्लोरेला एल्गी जो होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रा के अंदर कौन सा एल्गी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉइंट, सिफेल्यूरोस, ये चाय, कॉफ़ी आदि की पत्तियों पर परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, मैंने इसको पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में, नोट्स बनाने में काफ़ी इजी रहे, और आपको रिवाइज जब करें तो बिल्कुल पॉइंट वाइज आप रिवाइज करते चले जाएंगे कौन सा, चूंकि ये स्पेसिफिक है ना। बाकी सवाल तो हम जान ही रहे हैं कि इनके हैबिटेट क्या है, कैसे कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ सवाल स्पेसिफिक हैं जो अलग तरह से, मतलब हर जगह नहीं पाए जा रहे हैं, इनका ये स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, विशिष्टता है। अब हाइड्रा के अंदर तो एक ही सवाल पाई जाती है, जू क्लोरेला। ठीक है, स्नेल के ऊपर एक ही क्लैडोफोरा। तो ये क्या है, ये विशेषता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सारगासम समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सारगासम जो है ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, बर्फ में पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं, जो बर्फ में पाए जाते हैं, बर्फ का रंग, अगर हम कभी अगर उधर बर्फीले क्षेत्रों में जाएं, अगर पहाड़ों में अगर घूमने, तो हमको बर्फ के रंग जो है ना, बर्फ का ऐसा लगता है कि रंगीन बर्फ है, बर्फ का ही, आइस का ही कलर चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है। बर्फ के कारण ही जो बर्फ के ऊपर शैवाल उगते हैं, एल्गी उगती है, सॉरी, जिसकी वजह से ये अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे क्या, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये क्या है, एकदम बिल्कुल ठंडे जगह पाया जाता है, नहीं बर्फ के ऊपर, और इसी की वजह से किसमें, बर्फ में कलर आ जाता है, दूर से देखने में लगता है कि रंगीन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है साथियों। नेक्स्ट, नॉस्टॉक, एंथोसिरॉस, ब्रायोफाइटा के अंदर पाए जाने वाले ये शैवाल है। देखिए, नॉस्टॉक और एंथोसिरॉस, ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जानते हैं क्या है, एक ये अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ द, जब प्लांट्स, वो तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है, क्लासिफिकेशन ऑफ जब प्लांट्स पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे कि ब्रायोफाइटा एक प्लांट्स का टाइप है, क्लास है, जिसके अंदर ये पाया जाता है। और ब्रायोफाइटा के साथ ही हम किसी और लेक्चर में रिपीट किए थे, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच क्लास इज नोन एज द, या विच प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट, पादप जगत का उभयचर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। उभयचर आप समझ रहे हैं, उभयचर अगर जानते हो कोई साथी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि उभयचर किसको बोलते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्या है, एनाबीना, एजोला, टेरिडोफाइटा के अंदर पाए जाने वाले शैवाल हैं। ठीक है, एनाबीना और एजोला। नेक्स्ट, लाइकेन सहजीवी हैं, अर्थात एक शैवाल यानी एल्गी तथा एक कवक फंगस साथ साथ में रहते हैं, और शैवाल द्वारा, अब देखिए लाइकेन जो होता है साथियों, ये क्या है, ये एक सिम्बियोटिक है। ठीक है, सिम्बियोन्स है, सिम्बियोन्स लाइफ सर्वाइव करता है। और क्या करता है, अब इसमें देखिए, जो सिम्बियोटिक एनिमल्स होते हैं, जो सिम्बियोटिक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, ये साथ साथ में एक दूसरे के ऊपर सर्वाइव करते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। यानी एक से कुछ और उसको फायदा रहेगा, दूसरे वाले से उसको कुछ और फायदा रहेगा। देख लेते हैं, अब देखिए जैसे क्या है, आपका एल्गी हो गया और फंगस हो गया, यानी शैवाल हो गई और कवक हो गई, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सर्वाइव करते हैं, और ये क्या है, सिम्बियोटिक लाइफ सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सिम्बियोसिस, सहजीविता जिसको बोलते हैं, साथ साथ में रहने वाले जो जीवन जीते हैं। तो अब इसमें क्या, दोनों कैसे फायदा ले रहे हैं, दोनों को क्या फायदा हो रहा है कि शैवाल द्वारा निर्मित भोजन कवक को मिलता है, शैवाल जो भोजन का फॉर्मेशन करता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, वो फंगस को मिलता है, कवक को मिलता है। और इसके बदले में क्या होता है कि कवक से खनिज, लवण, स्थान और रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फंगस को, एल्गी को क्या मिलता है,
कवक से क्या मिलता है? खनिज लवण, ठीक है, मिनरल्स मिलता है, स्पेस मिलता है रहने के लिए, एल्गी को उगने के लिए, और प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो क्या हो गया? बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं सर्वाइव करने में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक, सिम्बियॉन्स, ठीक है। और साथियों लाइकेंस के बारे में अगर आप कुछ और जानते हो तो बताएं, लाइकेंस क्या है? लाइकेंस एयर पोल्यूशन का सिग्नल एज ए इंडिकेटर भी हम इसको यूज करते हैं, यानी जहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं उगता है, और जहाँ एयर पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ लाइकेन उगता है। यानी कि अगर कहीं किसी एरिया में लाइकेन उगा है, और लाइकेन कहाँ उगता है जानते हैं? ये पेड़ों के ऊपर ही उगता है, ठीक है, हवा में, इसको एयर प्लांट्स भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये उगा रहता है, लटका रहता है पेड़ों के ऊपर, और इसको हम जहाँ पे एयर पोल्यूशन पाया जाएगा जिस एरिया में, वहाँ पर जो है आपका लाइकेन नहीं उगता है। आगे देखते हैं इसमें साथियों क्या है। आगे क्या है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नीली हरी शैवाल के कारण सागर का पानी लाल दिखता है, जिसे हम लाल सागर के नाम से जानते हैं, जो जल के ऊपर तैरता है। लाल सागर का नाम हमने सुना है साथियों? लाल सागर, किसी को लोकेशन पता है लाल सागर कहाँ होता है? लाल सागर का जियोग्राफी अगर कोई साथी जानते हो, पढ़े हो तो बताएंगे लाल सागर का लोकेशन, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ये भी पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो अब लाल सागर, उसका नाम कोई लाल सागर अलग से नहीं है कि वो सागर ही लाल है, लेकिन उसमें क्या है? ये एल्गी, कौन सी? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये ब्लू ग्रेन एल्गी है साथियों। और ये उसकी सरफेस पे, वाटर के अपर सरफेस पे इतनी ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं और रेड कलर के होते हैं, तो ये पूरा वाटर का जो कवर है ना, जो उसको जो सरफेस है उसको पूरा कवर कर देते हैं। तो दूर से देखने में या स्पेस से, मतलब एरोप्लेन से देखने में या दूर से देखने में कैसे ये रेड कलर के दिखते हैं, जिसका नाम पड़ गया क्या? लाल सागर, ठीक है। आगे देखते हैं, चलते हैं। अब क्या है? शरीर की रचना, इसकी बॉडी फॉर्मेशन कैसी होती है साथियों, देख लेते हैं। शरीर रचना कैसी होती है? यह एक कोशी भी होते हैं और बहुकोशी भी होते हैं, ठीक है। शैवाल जो होते हैं एक कोशी भी होते हैं और बहुकोशी भी होते हैं। अब एक कोशी में देख लेते हैं कि एक कोशी में क्या होते हैं। एक कोशी में भी चल यानी मोटाइल, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं, शैवाल होती हैं जो मोटाइल होती हैं। मोटाइल समझ रहे हैं? मोटाइल मतलब कि जो अपना स्थान बदल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उनको हम मोटाइल बोलते हैं, ठीक है, चल बोलते हैं। अब इन शैवालों में फ्लैजिला, अब साथियों जो ये मोटाइल क्यों होते हैं ऐसे, ये कैसे मूव कर जाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होता है? फ्लैजिला यानी कसाब हिंदी में बोलते हैं। वो धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, किसी में डबल होता है, किसी में 4 होता है, किसी में पूरी बॉडी पे ही होता है, ठीक है। अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो उसको हम मेंशन कर लेंगे। तो ये फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट करते हैं एल्गी, ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास में क्या फ्लैजिला पाया जाता है, सिलिएटेड होते हैं, इसी से मूव करते हैं। दूसरा क्या है? नॉन मोटाइल, अचल भी होते हैं। पहला तो चल था, ठीक है, अब ये क्या है? ये अचल भी होते हैं। अचल में जैसे ये मूव नहीं करते, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास मूव करता है, क्लोरेला क्या मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने एक कोश की देखा था, अब बहुकोश की देखते हैं कि बहुकोश की में क्या है। बहुकोश की में पहला क्या हो जाएगा? कॉलोनियल यानी मंडली। अब बहुकोश की में कॉलोनियल क्या है? इन कोशाओं की एक नियत संख्या होती है। इनमें क्या होती है? कोशा की जो सेल्स होती है एक फिक्स नंबर होता है, और ये क्या होते हैं? कॉलोनियल, ये भी चल होते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, ठीक है, और कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। जैसे वॉलवॉक्स एक एल्गी है। अगर मैं फिगर आपको दिखा देता, लेकिन साथियों मैं ये कैपेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इसको फिगर को मैंने प्रिंट आउट करवाया नहीं है। तो ये क्या होता है? एक सेल होता है, उसमें नंबर्स ऑफ द वॉल सेल एल्गी जो होते हैं पूरा एकदम आपस में गुच्छे के फॉर्म में रहते हैं और एक कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। उसको हम कॉलोनियल बोलते हैं, और मूव ये मोटाइल भी होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, जैसे बॉल बॉक्स। नेक्स्ट क्या है? फिलामेंटस, ठीक है साथियों। अगला क्या है? ये फिलामेंटस मतलब क्या होता है? जो फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, यानी कि तंतु के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आगे क्या है? थर्ड, अनब्रांच्ड। कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जो अनब्रांच्ड होती हैं, यानी इनमें कोई ब्रांच्ड नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या है? ब्रांच्ड एल्गी भी पाई जाती हैं, इनमें शाखाएं निकले होती हैं, ठीक है, ये आपस में इनके शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। न्यूट्रिशन इन द एल्गी, शैवालों में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन देख लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन देख लेते हैं साथियों, एल्गी में न्यूट्रिशन।
तो शैवाल क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। ऑब्वियसली आप जान रहे हैं कि इसमें अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक तो आप जानते ही होंगे, सभी साथी जानते होंगे कि जो खुद से भोजन अपना फॉर्मेशन कर सकते हैं, भोजन का निर्माण कर सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी होते हैं, कुछ शैवाल पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? सिफ्यूलोरॉस। सिफ्यूलोरॉस है जो कि क्या, चाय कहवा, मैंने ऊपर अभी मेंशन किया था कि जो कॉफ़ी होती है उसमें क्या होता है, मैग्नोलिया की पत्तियों, ये सब इसकी पत्तियों पे क्या होते हैं, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है ना, जो चाय कहवा कॉफ़ी, इनकी पत्तियों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ये पैरासाइट के रूप में सर्वाइव करते हैं। कौन? सिफेलुरॉस। तो कुछ ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे हैं प्रजातियां जो पैरासाइट के रूप में होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एल्गी में क्या है, सवाल में जनन यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में। ठीक है, तो साथियों एल्गी में बेसिकली तीन तरह से रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्धी जनन, एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को लैंगिक जनन। ठीक है, अब देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं और नया पौधा बनाता है। ठीक है, फ्रेगमेंट, जिसको कि फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट में विखंडित हो जाएंगे और फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होते हैं, ये नए पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एक सब क्लास है साथियों मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी एक उपवर्ग है में यह जनन जो है, यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन वाली जो विधि है, इसको हार्मोगोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, हार्मोगोन्स एक सब क्लास है मिक्सोफाइसी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे की कुछ कोशिकाएं या जीव द्रव्य विभाजित होकर अनेक बीजाणु यानी स्पोर बनाते हैं। यानी जो एल्गी का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य जो होता है, वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी बीज का फॉर्मेशन करते हैं, बीजाणु का। और प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देता है। जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो क्या करता है, प्रत्येक बीजाणु से एक नया पौधा उगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मातृकोशा से अलग होकर, यानी पेरेंट सेल से अलग होकर के, पेरेंट सेल से अलग होकर के ये क्या बना देता है, नया पौधा एल्गी का बनाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, बाय जूस्पोर। यानी हम अब लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देख रहे हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में बाय जूस्पोर यानी चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा साथियों क्या होता है कि अनुकूल वातावरण में, इस विधि में अनुकूल वातावरण में चल बीजाणु बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं, और मातृकोशा के फटने पर क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है उसी के अंदर ही जूस्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, जूस्पोर बन जाते हैं, ढेर सारे जूस्पोर रहते हैं। और जब मातृकोशा यानी जो पेरेंट सेल यानी जिसके अंदर वो बने थे, साथियों, मातृकोशा के फटने पर नए पौधों को जन्म देते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम। ठीक है, जब पेरेंट सेल जब फट जाती है तो क्या होता है, ये उसमें और अब ये क्या होते हैं, ये उसमें बाइसिलिएटेड, टेट्रासिलिएटेड, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें कि 2 सिलिया यानी कि फ्लैजिला पाई जाती है, किसी में 4 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जब वो मातृकोशा फट जाती है तो उससे बाहर आकर के ये नए एल्गी का वो फॉर्मेशन करते हैं अचल बीजाणु द्वारा, बाई एप्लानोस्पोर। अचल बीजाणु क्या होते हैं, यानी जो चलते मूव नहीं करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति, अब ये देखना है ना कि ये एडवर्स कंडीशन में अचल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिकाओं का जीव द्रव्य अचल बीजाणु का निर्माण करता है। ठीक है, यानी जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, वो अचल बीजाणु का निर्माण, एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक एप्लानोस्पोर से नए पौधे को जन्म देता है, जैसे क्लोरेला। ठीक है, ये तो जूस्पोर द्वारा था, ये बाय एप्लानोस्पोर। इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये चल बीजाणु होते हैं यानी ये मोटाइल होते हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये अनुकूल वातावरण में, ये देखिए लिखा है अनुकूल वातावरण। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, एडवर्स कंडीशन में, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये अपने आप को एक सेव करने का, यानी जब एडवर्स कंडीशन आता है तो ये अपने आप को सेव करके, एक पेरेंट सेल जो होती है अपने आप को सेव कर डेड करके, ठीक है, अपने प्रोटोप्लाज्म को नए पौधे में जन्म देने का एक उसका मेथड भी है। ठीक है, तरीका भी है, जैसे जूकुलेला हम लोग देखें। थर्ड देखते हैं क्या है, थर्ड मेथड क्या है, बाय एकाइनीट। ठीक है, बाय एकाइनीट। अब ये क्या है साथियों, एकाइनीट
कोसा भित्ति इस विधि में क्या होती है कि इस विधि में कोसा भित्ति मोटी होकर एक गोल तथा कठोर रचना बनाती है। ठीक है, कोसा भित्ति जो होती है वो क्या होती है, एक गोल यानी स्फेरिकल और कठोर, ठीक है, रचना बनाती है, रचना को जन्म देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एकाइनिट बोलते हैं, उसी को, यानी गोल और कठोर रचना को हम क्या बोलते हैं, एकाइनिट बोलते हैं। और फिर क्या होता है, अब ये एकाइनिट जो होता है प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है, फिर वही एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थिति में, अच्छा अब ये जो एकाइनिट होते हैं ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, ये भी एडवर्स कंडीशन में, और जब अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या हो जाता है, ये फिर एक नए पौधे को, नए एल्गी को जन्म दे देता है। ठीक है, जैसे क्या है, क्लाइडोफोरा। ठीक है, क्लाइडोफोरा। नेक्स्ट क्या है साथियों, बाई एंडोस्पोर। अब बाई एंडोस्पोर क्या है साथियों, एंडोस्पोर में क्या होता है कि इसमें बहुत सी ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, बहु मिक्सोफाइसी क्लास की। ठीक है, इनमें जो पेरेंट सेल होती है मातृकोशा के अंदर एक पतली भित्ति वाले बहुत से बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, बहुत थिन लेयर वाले बीजाणु स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर बन जाते हैं, और जिन्हें हम एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, अंतः बीजाणु कहते हैं। और जो अनुकूल परिस्थिति आने पर फिर वो बाहर मातृकोशा पेरेंट सेल से बाहर आकर के नए सेल का यानी नए पौधे का जन्म देते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बाई एंडोस्पोर। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट साथियों, थर्ड वन क्या मेथड था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लिंगी जनन। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है एल्गी में। साथियों ये एल्गी आप जान रहे हैं कि काफ़ी डिटेल चैप्टर है, मैंने इसको बहुत एकदम शॉर्ट में और ख़ास तौर से आप कहें तो मैंने खुद अपने भी इसको रिवाइज करने के लिए ये नोट्स बनाया है साथियों। तो आप सोचिए कि कोई खुद अपने पढ़ने के लिए अगर नोट्स बना रहा हो तो वो कैसा नोट्स बनाता होगा, कितना ब्रीफ और एकदम टू द पॉइंट बनाता होगा। तो इसलिए जो जो सवाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, टच हो सकते हैं, मैंने वो चीज़ें बस केवल नोट बनाई हैं और वो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को भी प्रोवाइड किया जाए। तो साथियों अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है लिंगी जनन। लिंगी जनन में क्या है सॉरी कि लिंगी जनन शैवालों में विशेष प्रकार के युग्मकों यानी गैमीट्स के द्वारा, ठीक है, गैमीट्स के संयोजन से यानी फ्यूजन द्वारा होता है। और ये युग्मक धानी में गैमिटेंजिया जो गैमीट बनते हैं वो एक उसमें एक अलग से थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गैमिटेंजिया बोलते हैं। गैमिटेंजिया मतलब जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके द्वारा ये होता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, समयुग्मक, विषम युग्मक और अंड युग्मक। सम युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं ईसोगैमस, विषम युग्मक को बोलते हैं एनआइसोगैमस और ईसो या आइसोगैमस कुछ भी आप बोल सकते हैं। और अंड युग्मक को क्या बोलते हैं, ऊगैमस टाइप। ठीक है, यानी आइसोगैमस टाइप, एनआइसोगैमस टाइप और ऊगैमस टाइप। तो हम लोग सम युग्मक देखते हैं। आइसोगैमस टाइप क्या होता है साथियों, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी पुअर है और मैं जल्दी जल्दी में अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाऊँ तो अब मुझे लगा कि आप हैंडराइटिंग को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कंटेंट से मतलब है, तो आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। हैंडराइटिंग चूँकि मैं भी अब अपने पढ़ने के पर्पज़ से, रिवीजन के पर्पज़ से नोट्स बना रहा हूँ, तो काफ़ी चूँकि अपने को पढ़ना है प्लस आपको भी कंटेंट मिलने से मतलब है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, पढ़ने रीडेबल है। ठीक है साथियों, और जहाँ प्रॉब्लम हो रही है रीड करने में मैं उसको प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ साथ साथ में। तो क्या होता है, इनमें कुछ सवाल इसमें कुछ सवालों में युग्मक की बाह्य आकृति एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एवं साइज में समानता होती है। जो अगर आइसो मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, आइसो मतलब आइसोटोप्स, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स होता है, समस्थानिक और समभारिक। जानते हैं आइसोटोप्स समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसको हम आइसोटोप्स। तो आइसो मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, तो इसको हम आइसोगैमस क्यों बोलते हैं कि इनकी जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होती है ना, बाहरी बनावट जो होती है, और जो साइज होता है, यानी जो इनका ये साइज में और ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में, बाहरी बनावट में, दोनों में समान होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समयुग्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ये 2 एल्गी ऐसे हैं कि इनमें क्या होती है, इनकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और साइज दोनों बराबर होती है, इसलिए इसको ईसोगैमस टाइप बोलते हैं या आइसोगैमस टाइप। नेक्स्ट क्या है, सेकंड विषम युग्मक एन आइसोगैमस टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें युग्मक बाह्य आकृति में तो समान होते हैं, यानी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी तो समान होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, परंतु कार्य में ये अलग होते हैं। ठीक है, इनकी जो फंक्शन होती है ये कार्य व्यवहार में एवं साइज में क्या होते हैं, साइज में भी भिन्न होते हैं। ठीक है, कार्य व्यवहार एवं साइज में भिन्न होते हैं। इनमें एक बड़ा युग्मक जिसको कि पैसिव बोलते हैं, यानी निष्क्रिय फॉर्म में एक बड़ा युग्मक होता है, गैमेट होता है जो निष्क्रिय फॉर्म में, तथा एक छोटा युग्मक जो एक्टिव, जो छोटा वाला होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। दोनों के संयोजन से यानी फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है साथियों,
जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों युग्मकों के जो फ्लैजिला होते हैं ना, इसमें दोनों फ्लैजिला पाई जाती है, दोनों फ्लैजिला होते हैं दोनों युग्मों में। और बाद में जो है अब जाइगोस्पोर बनने के बाद क्या होता है, अब कुछ जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, मियोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, तो ये नए पौधा बनने से पहले एक बार अर्धसूत्री विभाजन उसमें हो जाता है, फिर क्या होते हैं, ये नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे क्या है, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन हम कर लेंगे, अंडरलाइन होना चाहिए। इसका भी रीजन है साथियों कि ये जीनस है, स्पीसीज है, किसी भी प्लांट्स की या एनिमल की, जब उसका हम बॉटेनिकल नेम, अगर एनिमल है तो उसका जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, प्लांट है तो बॉटेनिकल नेम, और इसको साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम जब भी लिखते हैं किसी एनिमल या प्लांट का, तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इटैलिक फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन उसको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। इसलिए ये मेथड है, ये विधि बताई गई कि जब कोई ह्यूमन हैंड राइटिंग मतलब अपने हाथ से अगर उसका नाम लिखेगा तो उसके नीचे अंडरलाइन की जाएगी, और बुक में आप इसको देखेंगे तो इसके नीचे इसको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहेंगे, जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे। थर्ड वन क्या है, अंड युग्मक, ऊगैमस टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें नर जो होता है वो छोटा तथा मादा बड़ी होती है। युग्मक संयोजन से गैमिट्स, नर जो मेल गैमिट्स है और फीमेल गैमिट्स जो हैं, इनके संयोजन के बाद युग्मक जनन, ठीक है, के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और अर्धसूत्री फिर वही फेवरेबल कंडीशन आता है, और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद क्या, पहले मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद फिर क्या हो जाता है, नए पौधे का जन्म हो जाता है, यानी फॉर्मेशन होता है। जैसे उडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, एंड कॉक्सीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, ठीक है, और उडोगोनियम, इसमें ऊगैमस टाइप क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, अब इसमें देखिए जो नर युग्मक होता है, जो वो क्या होता है, वो बाइसिलिएटेड होता है, लेकिन जो मादा युग्मक होती है, जो फीमेल गैमेट होती है, वो क्या होता है, नॉन सिलिएटेड होती है, यानी उसमें क्या पश्म यू नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, कसाब नहीं पाई जाती है। हिंदी नाम बड़ा टिपिकल होता है साथियों। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल का हम लोगों ने एक आउटग्राफ मोटी मोटा देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों। मेन टॉपिक तो यही है जहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो एल्गी को हम देख लेते हैं पहले एज ए फूड। एज ए फूड में कहाँ, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, एक साथियों स्पाइरुलिना एक एल्गी है जो काफ़ी प्रोटीन रिच होता है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है स्पाइरुलिना में। ठीक है, उसको काफ़ी बहुत जो जानकार लोग हैं, जो अच्छे वेल्थ जो रिचेस्ट पर्सन है, उसको काफ़ी लोग उसको डाइट में अपने रखते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और तथा विटामिन ई मुख्य रूप से मिलता है किसमें, एल्गीज में। ठीक है, जो सवाल होती हैं। अब देखिए जैसे एलारिया उल्वा, सारगासम और क्या है, लैमिनेरिया, इनको हम साग के रूप में, यानी साग जो हम बनाते हैं घरों में, साग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। लैमिनेरिया से क्या होता है, आयोडीन उत्पन्न होती है लैमिनेरिया से, तो इसका हम आयोडीन फॉर्मेशन में भी, यानी नमक बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। किसका, लैमिनेरिया का। जो उल्वा है उसको हम समुद्री सलाद, ये देखिए साथियों, इसको आप अंडर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि समुद्री सलाद किसको बोलते हैं। तो उल्वा को हम क्या बोलते हैं, समुद्री सलाद कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जेलिडियम। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से क्या होता है, अगार अगार नामक पदार्थ प्राप्त होता है। अगार अगार एक पदार्थ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अगार अगार पदार्थ किससे पाया जाता है, किससे निकाला जाता है, पदार्थ प्राप्त होता है जो कि क्या बनाने में, जेली और आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है। जेली जो हम लोग खाते हैं और आइसक्रीम, उसको बनाने में अगार अगार का प्रयोग किया जाता है, और जो किससे निकलता है, जेलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सारगासम से जापान में सारगासम जो एल्गी है, इससे क्या होता है, इससे कृत्रिम ऊन, ठीक है, आर्टिफिशियल ऊल बनाई जाती है। ठीक है, और क्या है साथियों, कैरागेनिन। ठीक है, कैरागेनिन से कॉस्मेटिक्स के आइटम, जो यानी जो लेडीज लोग जो यूज़ करती है, जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान होते हैं, उससे क्या बनता है, उससे
कॉस्मेटिक आइटम्स बनता है, ठीक है, और जूतों की पॉलिश, शैम्पू, ये सब बनते हैं, ठीक है, कैरागिनीन से। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगार, अगार से कृत्रिम रेशे भी बनते हैं, चमड़ा तथा चटनी के भी अगार से क्या कृत्रिम रेशे यानी आर्टिफिशियल आपका जो रेशे लेदर में, चमड़ा में, चटनी भी बनाई जाती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट अभी तो एज ए फूड के रूप में था, अगला देख लेते हैं क्या है किसमें, इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी एल्गी बहुत हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉस्टॉक और एनाबिना, ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के काम में आने योग्य क्या यौगिक में परिवर्तित करते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये वायुमंडल जो हमारे एनवायरमेंट में जो आपका नाइट्रोजन बहुत मात्रा में पाई जाती है हम जानते हैं, ठीक है। तो जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसका प्लांट सीधे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो ये एल्गी होती है ना, वो इन्वायरमेंटल जो नाइट्रोजन है उसको क्या करती है, उसको कंपाउंड के फॉर्म में, यौगिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, फिर जिसको प्लांट्स क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं तो क्या है कैसे। अब साथियों इसका अब ऐसे भी कैसे उसको नॉस्टॉक और जो एनाबिना है ना, उसमें नॉस्टॉक अलग काम करता है और एनाबिना अलग काम करता है, मिलकर के उसको हम डिटेल में अभी आगे जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। आइए नेक्स्ट यूज देख लेते हैं क्या है, मेडिसिनल यूज क्या है, मेडिसिन में भी बहुत यूज होता है साथियों इसका। क्या, क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक क्लोरोलिन, क्लोरेला एक एल्गी है जिससे क्या बनाया जाता है, क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, प्रतिजैविक बनाई जाती है, क्लोरोलिन तैयार की जाती है। और यह क्या ग्राम निगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं में से रक्षा करती है। अब साथियों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया नाम आ गया, ये क्या होता है नया, अभी जब इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बैक्टीरिया जीवाणु पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर एकदम बढ़िया से हम लेक्चर लिए हैं, लेक्चर लेकर के आपको समझा देंगे, ठीक है। मैंने नोट्स तैयार किया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो साथियों ये लेक्चर क्लास 10 के क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, और हम सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं तो क्रूशियल होना ही है। जो नीट वगैरह के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प करेगा। कारा एंड निटेला, दूसरा दो एल्गी है साथियों, कारा एंड निटेला, ठीक है। इससे क्या होता है, जलाशयों में उपस्थित मच्छरों को मारने में हेल्प मिलता है इसको उगाने से। तो इससे क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं, तो इससे क्या होता है मलेरिया उन्मूलन में भी काफ़ी हेल्प करता है ये कौन, कारा और निटेला, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं क्या है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस और क्या है क्लोरोकोक्कस ऑसिल और क्या ऑसिलेटेरिया, एनाबिना एटसेट्रा जलाशयों में जल उफान वाटर ब्लूम्स पैदा करते हैं साथियों, ठीक है। वाटर ब्लूम्स पैदा करके गंध उत्पन्न करते हैं। अब वाटर ब्लूम्स क्या है, जल उफान क्या है, नया टर्म है। ब्लूम्स मतलब होता है साथियों किसी चीज़ का बढ़ जाना, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है ना तो उसको हम ब्लूम्स बोलते हैं। तो जब किसी वाटर बॉडीज में, किसी पॉन्ड में, लेक में या सी में जब एल्गी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक लिमिट के से ज़्यादा जब बढ़ जाती है ना तो उसको हम वाटर ब्लूम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, उस वाटर बॉडीज का क्या होता है, उसमें काफ़ी गंध आ जाता है, ठीक है, स्मेल आ जाती है, और जिसमें ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, पानी सड़ जाता है, ठीक है। पानी में जब गंध आएगा तो पानी जाहिर सी बात है सड़ जाएगा, जिससे क्या होती है मछलियाँ मरने लगती हैं, और भी जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो जली जीव होते हैं, उनको भी सर्वाइव करने में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, वो भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तथा जल क्या होता है, पशुओं आदि के पीने योग्य भी नहीं रह जाता है, ठीक है, इसको पशु भी नहीं पी पाते हैं। तो ये इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी है, ठीक है साथियों। तो ये रहा एल्गी का लेक्चर साथियों, काफ़ी ब्रीफ में, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी डिटेल है। मैंने बहुत इसको की पॉइंट्स के रूप में, एकदम बुलेट पॉइंट के रूप में साथियों मैंने तैयार किया है, ताकि मैं भी जब एग्ज़ाम में अटेंड देना हो टीजीटी वगैरह के लिए भी साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीजीटी की तैयारी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये साथियों। तो मैंने बहुत इसको ब्रीफली एकदम शॉर्ट नोट तैयार किया है, तो ये आप साथी आप इसको देख लेंगे, नोट्स भी बनाना चाहें तो बना लेंगे। और साथियों अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों तक और भी लोगों तक पहुँचाएँ और इसको लाइक भी करें। तो साथियों आज के लिए बस ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्या, बैक्टीरिया, ठीक है साथियों। ओके, थैंक यू।